गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपकी +1 क्लास में आपका चैप्टर नंबर 13 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। चुनाव क्या है, ठीक है। चुनाव की विधियां क्या होती हैं, चुनाव व्यवस्था क्या होती है, कैसे चुनाव होता है और चुनाव का हमारे समाज में या हमारे संविधान में क्या महत्व होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चुनाव और लोकतंत्र में क्या संबंध होता है। तो चुनाव और प्रजातंत्र ये दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। क्या बिना चुनाव में लोकतंत्र कायम रह सकता है, या क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है? तो हमने ये पहले भी कई बार पढ़ा हुआ है, तो आज फिर हम इसको थोड़ा संक्षेप में पढ़ते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता क्यों होती है। कोई भी निर्णय लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते, तो लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और अपनी बात को सामने रखते हैं। तो ये जो लोगों की राय से या लोगों के प्रतिनिधित्व से चुने जाते हैं, लोकतंत्र जो अपना लोगों का तंत्र होता है, जो प्रतिनिधि ये चुनते हैं उनके चुनाव होते हैं। चुनावों में जो जीत जाता है तो वो हमारा क्या होता है, अध्यक्ष या हमारा राज्य को संभालने वाला, कुछ भी हमारी सरकार का गठन होता है। ये चीज़ें सब चुनाव के ऊपर ही आश्रित होती हैं। जब कोई सरकार बनती है तो उसके लिए पहले चुनाव की व्यवस्था की जाती है। लोग ही चुनाव करते हैं, लोग ही वोट डालते हैं और लोगों के द्वारा ही ये चुनाव निश्चित रूप में पूरा किया जाता है। भारत में चुनाव की व्यवस्था की बात करें तो इसमें विभिन्न चरण ऐसे हैं कि चुनाव को विभिन्न चरणों से पार करना पड़ता है और चुनाव प्रचार के अलग अलग तरीके भी होते हैं। तो अगर चुनाव संचालन करने की एक व्यवस्था भी होती है और इसके लिए नियम और प्रताधिकार भी बनाए जाते हैं। तो पूरे विश्व में ऐसे ही चुनाव होते हैं कि लोग जाते हैं और अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट देते हैं और अपना वोट उनको देकर उन्हें जिताते हैं। तो यह प्रश्न सरल नहीं है जितना हमें लगता है। हम अपनी चुनाव व्यवस्था में ही इतना लीन है कि हमें लगता है कि कोई और तरीका ही नहीं हो सकता। लोकतांत्रिक चुनावों में जनता वोट देती है और उसकी इच्छा ही यह तय करती है कि कौन चुनाव जीतेगा। लेकिन लोगों के द्वारा अपनी रुचि को व्यक्त करने के अनेक तरीके हो सकते हैं और उनकी पसंद की गणना करने की भी बहुत सारी विधियां हो सकती हैं। खेल के भी अलग अलग नियम होते हैं, तो इस बात का फैसला बदला जा सकता है कि जीत किसकी होगी, क्योंकि जीत एक उसी व्यक्ति की होगी जिसे लोग चुनेंगे, या लोगों के द्वारा जो चुनकर प्रतिनिधि आगे आएगा उसकी ही जीत होगी। सामुदायिक प्रतिनिधित्व, कई बार क्या होता है कि समुदाय अपने अनुसार ही कोई प्रतिनिधि चुन लेता है। तो इजराइल में जैसे मतगणना के बाद प्रत्येक पार्टी को संसद में उसी अनुपात में सीटें दे दी जाती हैं जिस अनुपात में उन्हें वोट में हिस्सा मिलता है। प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिका यानी कि एक प्रथम सूची जारी करती है और अपने ही प्रत्याशियों को प्राथमिका सूची में अंकित करती है। तो उन सीटों को कोटे में रखा जाता है, जिसने प्रतिशत उसे जितने वोट मिलते हैं उस वोट के हिसाब से उनके चुनाव होते हैं, या सामुदायिक तौर पर उस पार्टी के प्रतिनिधि को ही जिताया जा सकता है। तो चुनाव के हर एक देश में अपने अलग अलग तरीके होते हैं। भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली क्यों स्वीकार की गई है? क्योंकि भारत एक आज़ाद देश है। यहाँ पे हर एक नागरिक को अपनी इच्छा से वोट देने का अधिकार है। वो अपनी इच्छा से अपने प्रतिनिधि को चुनता है और अपनी इच्छा से ही वोट डाल सकता है। वैसे तो वोट के कई गलत तरीके भी लिए जाते हैं, लेकिन लोगों पर कोई भी ये चीज़ कायम नहीं की गई कि उन्हें किसी के कहे अनुसार वोट देना है। लोगों का अपना ये मत देने का अधिकार है, वो अपना निजी होता है। वो किसी भी पार्टी के किसी भी प्रतिनिधि को चुनाव में जिता सकती है अपना वोट देकर। इसमें केंद्र और राज्य के बड़े दलों में भी स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने की मदद मिलती है। कई बार कई सरकारें बहुमत के द्वारा ही बनाई जाती हैं। तो 1989 में भारत में बहुदलीय गठबंधनों की कार्यप्रणाली को देखा जा सकता है।
इसी प्रकार अनेक राज्यों में धीरे धीरे द्विदलीय प्रणाली भी उभर कर सामने आई। भारतीय जनता प्रणाली की प्रमुख विशेषता यह है कि गठबंधन सरकारों के आने से नए और छोटे दलों को अधिक मत मिल जाते हैं। निर्वाचित क्षेत्रों का आरक्षण, कई बार कई क्षेत्र ऐसे निर्वाचित कर दिए जाते हैं कि उन्हें आरक्षित सीटें मिल जाती हैं। जैसे अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए कुछ सीटें कई जगह ऐसी होती है जहां पर सिर्फ अनुसूचित जाति के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं, या महिलाओं के लिए ही सीट आरक्षित की जाती हैं, तो वहां पर सिर्फ महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, हमेशा चुनाव को निष्पक्ष रूप से ही कराना चाहिए। इसमें कोई भी पक्ष किसी के लिए ज़्यादा तालमेल नहीं बना सकता, इसलिए स्वतंत्र यानी कि स्वतंत्र ही चुनाव होना चाहिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार, हमारे यहाँ जो वोट देने का अधिकार है वो 18 साल से ऊपर के वयस्क को मिलता है, यानी कि जिसकी आयु 18 साल से ऊपर है वो अपने वोट का प्रयोग कर सकता है, अपने वोट दे सकता है। और 1989 तक 21 वर्ष से ऊपर के भारतीय नागरिकों को वयस्क भारतीय माना जाता था, लेकिन 1989 में इस एक संशोधन के द्वारा इस 21 साल की आयु को घटाकर 18 साल कर दी गई। 18 साल की आयु में वह अपने वोट का प्रयोग कर सकता है, अपना वोट डाल सकता है। और अगर किसी को उम्मीदवार खड़े होना है, किसी को चुनाव लड़ना है, तो उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। वो भारत का नागरिक हो, भारतीय नागरिक हो वो। तो ये कुछ सीमाएं निर्धारित की गई हैं चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव सुधार, चुनाव प्रक्रिया में बहुत सारी कमियां भी मिलती हैं, जैसे कई बार पैसे देकर वोट खरीदना या अपनी जाति का प्रभाव दिखाना, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को कानूनी तौर पर रोक लगानी चाहिए। हर व्यक्ति को अपना वोट अपने हक से देना चाहिए, लेकिन आम आदमी के लिए नियमित रूप से राजनीति में भाग लेने की अपनी सीमाएं होती हैं। इसलिए तो अनेक राजनीतिक संस्थाओं और संगठनों का विकास किया जाए जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए पहरेदारी करें, यानी कि किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। तो ये लेसन था बेटा, आपका रीड करवाया है। इसके क्वेश्चन आंसर भेज रहे हैं, राइट और लर्न दोनों ही करने हैं। धन्यवाद।